आपका बहुत बहुत स्वागत है माथुर सर। और सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। और बस सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंडिया डेली के इस मंच पर आए और अपने विचार आप रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पर एससीओ समिट में भारत की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है अनुज सर। और ऐसे में ये माना जाए कि आतंकवाद को लेकर अब एक तरह से जीरो टॉलरेंस नीति हम अपना रहे हैं, चाहे वो एससीओ समिट ही क्यों ना हो। किसी तरह का प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, और एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है भारत की तरफ से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपका सटीक आकलन। देखिए, भारत ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था, और न केवल अभी। देखिए, ये जो इंडिया का जो मैसेज है, खास करके जो रीजनल जो जितने भी देश हैं उनके पास ये मैसेज काफी समय से बिल्कुल साफ शब्दों में जा रहा है कि आप पूरी करेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा, आप पुलवामा करेंगे तो एयर स्ट्राइक होगा, और अगर आप पहलगांव करेंगे तो आपके हवाई अड्डे और आपके बर्बाद कर दी जाएगी। बिल्कुल साफ स्टैंस है, बिल्कुल क्लियर कट। देखिए, दो चार बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने इस पूरे समिट के दौरान उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पहली बात तो ये देखने की है कि मीटिंग हो कहां रही। ये चाइना में मीटिंग, तो वहां से जो मैसेज जा रहा है वो बिल्कुल साफ चीन और पाकिस्तान को और उनकी जुगलबंदी को ये मैसेज जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा, विश्वास, ये जो हमारी परंपरा रही है। देखिए, हमने जब G20 की मीटिंग करी थी इंडिया में, तो क्या संदेश देने का प्रयास किया था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत जो है हमेशा से इस बात में विश्वास रखता रहा है गीतू, कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व जो है वो समृद्धि की ओर बढ़े, पूरे विश्व में शांति हो और हम लोग आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? यही तो मतलब है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब बातों को दोबारा वहां जाकर के उन्होंने क्लियर किया है, पहली बात। दूसरी बात, ये पहलगांव वाला जो इंसिडेंट है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसको भी बिल्कुल साफ शब्दों में वहां जाकर के बताया गया है, और बिल्कुल ये कह दिया गया है कि कोई भी अगर क्षेत्रीय शांति सुरक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र क्या होगा, ये हमने आपको करके दिखा दिया। और ये बात और बता दी है बिल्कुल साफ तरीके से कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ एक्शन लेना था, और गीतू हमने सिर्फ वही एक्शन लिया। उसके बाद हम कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा वो उद्देश्य नहीं था। अब जब इस आतंकवाद के मुद्दे को उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट कम्युनिकेशन में शामिल नहीं किया, तो बिल्कुल सही प्रकार से और बढ़िया स्टैंड लेते हुए उन्होंने इस फैसला का साइन करने के लिए से इनकार कर दिया। देखिए, न केवल आतंकवाद, उग्रवाद का मुद्दा इसमें शामिल होना चाहिए, बल्कि इसमें उन देशों का अगर संभव है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी स्टेट पॉलिसी है, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिछले दशकों से पाकिस्तान, दशकों से मतलब 3-4 दशक से इस पॉलिसी के ऊपर लगातार काम कर रहा है। अब जब उनके ऊपर इसका रिएक्शन होना शुरू हो गया, तब उनको पता पड़ रहा है कि क्या होता है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बात हमने अपनी स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दी है, और उनको कह दिया कि अगर ये स्टेट इसके अंदर शामिल नहीं हुआ जॉइंट कम्युनिकेशन में, तो हम इसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा कदम है आलोक जी, और सरकार की तरफ से कम ये दृढ़ता है कि वो भारत को जब बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात को स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ ये बातें नहीं है, देश के अंदर ये बड़े बड़े बयान नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हम इस बात को पुख्ता तौर पर उठा रहे हैं। और खासतौर से एससीओ समिट में जब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना स्टैंड बहुत साफ तौर पर इन सभी देशों को समझा दिया, और खासतौर से पाकिस्तान और चाइना को तो ये क्लियर कर ही दिया है। देखिए गीतू जी, भारत का आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ बहुत स्पष्ट स्टैंड है। आज की डेट में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले लोग हैं, और मेरे से पूर्व मेजर जनरल अनुज माथुर जी ने काफी बारीकियों से इन चीजों को समझा दिया है। लेकिन हम दो चीज पर कायम हैं कि अब हम आतंकवाद पर, और अगर कहीं कोई बात चलेगी किसी फोरम पे, तो आतंकवाद की बात होगी सबसे पहले,
और पीओके की बात होगी, ये एकदम स्पष्ट है। और वर्ल्ड, वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, भी जितनी लड़ाइयां हुई हैं यूक्रेन और रशिया की चल रही हैं, चलिए ईरान का और इजराइल का थम गया, हमास पैलेस्टीन अभी भी लागू है, चल ही रहा है। ये जितने एजेंसियां हैं, यूएनओ हो, नाटो हो, G7 हो, G3 हो, ब्रिक्स हो, और अभी ये संघाई जो 10 देश इसमें शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, मतलब जितने भी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये लोग मेरे समझ से बहुत इफेक्टिव नहीं। जिन उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं उनमें तो कहीं इनकी कोई सुनता ही नहीं, और ना ये बोलते हैं। आपने ईरान इराक, अभी इजराइल और ईरान की लड़ाई चली, यूएनओ वो कह रहा था ईरान की, मैं अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर इंस्पेक्शन कराने के लिए तैयार हूं यूएनओ की टीम से। कोई सुना ही नहीं और मारपीट होती रही, ना उनके यहां से कोई ऐसी आवाज उठी। यही हाल जब इंडिया पाकिस्तान की हो रही थी तो किसी ऐसे संगठन ने कोई ऐसी बात नहीं की तार्किक, ना कोई उसकी सुनता है। इस सब के बावजूद आतंकवाद के द्योतक पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दे दिया, जबकि मालूम था कि आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद का जन्मदाता है, आतंकवाद का पोषण करता है, आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, फिर दूसरे देशों में भेजता है अपने टारगेट सेट करने के लिए। कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन खैर, जिस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री ने ठोक बजाकर उस फोरम पर भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है जी, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। जो नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, और किसी भी फोरम पर अगर इंडिया पाकिस्तान के तहत कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके के और आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल, और हमने इस लड़ाई को पॉज किया है, हमने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया, पॉज किया है। बिल्कुल बिल्कुल साफ संदेश है कि हमने सिर्फ मिशन ऑपरेशन सिंदूर को अभी थामा है, खत्म नहीं किया है। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा जी, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स विशेषज्ञ हैं। संदीप सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं एससीओ समिट में जब यहाँ पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात आती है तो शायद उस घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर जिक्र नहीं होता है या फिर पाकिस्तान का भी नाम यहाँ पर नहीं आता है। तो ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि हमने आपको पूरा समझाया किस तरह से पहलगाम की घटना घटी, और खुद हमारे रक्षा मंत्री इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे एससीओ समिट में कि क्या क्या प्रकरण हुआ है, किस तरह से कश्मीर को यहाँ पर एक तरह से प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद भी यहाँ पर बहुत आसान तरीके से जब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो उसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं होता, पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता। तो ऐसे में यहाँ पर रक्षा मंत्री सीधे तौर पर इस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि घोषणा पत्र जारी किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया है। बाकी देशों का भी रुख हम आपसे समझना चाहेंगे, जो एससीओ समिट के बाकी साथी देश हैं उनका क्या स्टैंड हो सकता है, उनका क्या रुख हो सकता है भारत की तरफ? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहूँ, पहलगाम के बाद जो भारत ने घुस करके अटैक किया पाकिस्तान के अंदर, वह भारत की एक पिछले 4 दशकों से जो नीति चली आ रही थी उसको इसने बदल करके रख दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि माना हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारी जमीन पर आकर के आप हमले करोगे तो उसको आपके घर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं और हम जो है उसके मारेंगे। यह स्पष्ट करना जो है अपने बातों में ही नहीं, कार्य से हमारी सरकार ने साबित किया। आज जब राजनाथ सिंह जी ने इस पर साइन करने से इनकार किया है तो आपको भी पता है चाइना एक तरह से पाला हुआ है पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को। मैं इसको आतंकवादी राष्ट्र कहता हूं क्योंकि जहां पर आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, जहां पर उनको सरकार पाल पोस जी, चाइना का पाला पोसा हुआ है। ठीक इसी तरह जैसे कि हम देखते हैं कि अगर इजराइल को कोई बात होती है तो सबसे पहले दर्द अमेरिका को होता है। क्यों? क्योंकि इजराइल के अस्तित्व के साथ अगर कोई जुड़ा है तो अमेरिका जुड़ा हुआ है। उसी तरह पाकिस्तान को अगर अंतिम समय तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बचाता है अपने वीटो का पावर लगा करके तो वह चाइना है। और चाइना ने इस मंच को एक तरह से कहें जो क्षेत्रीय सहयोग का है, आर्थिक सहयोग का है, इसको एक टेररिस्तान के सपोर्ट में ला करके
एक तरह से कहें सारे उद्देश्यों को विफल कर दिया, सभी सदस्यों के उद्देश्यों को विफल कर दिया, क्योंकि यह इसलिए नहीं बना है कि किसी देश की जमीन पर हमला किया जाए, किसी के लोगों को निर्दोष मारा जाए और उसको बुला करके जस्टिफाई किया जाए उस देश के काम को। तो अगर भारत सरकार का एक स्टैंड था कि पहलगाम घटने की निंदा होनी चाहिए और हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि बलूचिस्तान में हमने जो है कुछ एक्टिविटी जो हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस तरह के काउंटर एलिगेशंस के लिए अगर एससीओ मंच का जो है चाइना दुरुपयोग करता है तो निश्चित ही यह बाकी सदस्य देशों को सोचने वाला होगा कि आगे से इस मंच का क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिए सर, ये भी समझना होगा माथुर सर, बाकी सब देशों को समझ तो सभी आ रहा है क्योंकि हमने अपने डेलीगेशन सभी देशों में भेजे और अपनी बात को साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की कि आतंकवाद को लेकर हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं और अगर अब कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या एक बड़ा संदेश ये भी गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान रोना रोता है कि हम पर जुल्म हो गया है, भारत खुद के आतंकवाद में ही घिरा हुआ है और हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, हम तो खुद दयनीय स्थिति में क्योंकि हम भी आतंकवाद को झेल रहे हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो यहाँ पर जब ये डॉक्यूमेंट बना था तो इसमें आतंकवाद का जिक्र होना चाहिए था। अगर पाकिस्तान खुद इसका दंश झेल रहा है तो उसे तो और साथ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दो गलत रवैया अपनाया गया। देखिए, मैं आपको इसका बिल्कुल साफ जवाब देना चाहता हूँ। आतंकवाद जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान का खुद का किया हुआ है। आप इतिहास देख लें, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से लेके आज तक अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है तो उस देश का नाम पाकिस्तान है। किस मुंह से कहता है कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं और हम ये हैं और हम वो हैं? आप देख लें कि बंगाल में उन्होंने क्या किया, आप देख लें टिक्का खान के नेतृत्व में बलोचिस्तान में क्या हुआ, आज खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आज सिंध में उन्होंने क्या करके रखा हुआ है। और ये सिर्फ कत्ल करने की बात नहीं है, और किसी कितने प्रकार से बाकी लोगों को वहां पर परेशान किया जा रहा है और उसमें से कोई भी दूसरा नहीं है, तमाम मुसलमान है। जो बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए वो मुसलमान थे, उनके साथ थे, उनका अपना देश था। 30 लाख लोगों का कत्ल करना, 10 लाख महिलाओं के साथ अभद्रता करना, ये कोई दुनिया का कोई जस्टिफिकेशन इसके लिए नहीं हो सकता। और इसमें गलत एक भी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारी आंखों देखी बातें हैं कि तू आप नहीं थी उस समय, मैं बता रहा हूं कि हमारी आंखों देखी बातें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जो मैं कह रहा हूं। तो मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद, ये वो देश है जो अपने खुद के लोगों के ऊपर हवाई हमले करवा सकता है, हेलीकॉप्टरों से इन्होंने अटैक किया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये अपने देशों के ऊपर मिसाइलें गिरवा सकता है। तो ये किस आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि हम किस आतंकवाद से ग्रसित हैं? आपका खुद का बनाया हुआ आतंकवाद है जिससे कि आप ग्रसित हो, आप एक घटिया मानसिकता से ग्रसित हो, ये बात बताने की है। और ये बिल्कुल साफ तौर पर राजनाथ सिंह जी ने इस एससीओ समिट में कह दिया है। और ये उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार से हम वन साइडेड या लॉप साइडेड जो कह दूं मैं स्टेटमेंट्स बनाते रहे, जॉइंट स्टेटमेंट्स, तो इसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के किसी भी संगठन का जब तक आप इसके जो ओरिजिनल चार्टर है, जो क्षेत्रीय प्रबंधन, क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति, उन सब की बातें आप करते हैं, और जब एक बहुत बड़ा इशू है जी बिल्कुल, तो जो इस एससीओ समिट का यहाँ पर महत्व होना चाहिए तो वो अब पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आखिर एससीओ समिट की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जो हमारे सहयोगी देश हैं वो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और शायद यही एक कॉपरेशन सभी देशों की तरफ से कहा जा रहा था कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें, सहयोग करें और आपसी एक तरह से योगदान के साथ आगे बढ़ने के लिए ये समिट है जो कि लगातार, लेकिन अब जो अपना अस्तित्व है वो खोता हुआ दिख रहा है। इस तरह के समिट की जरूरत क्या है अगर यहाँ पर अगर उन हितों पर बात नहीं होती है, यानी कि अगर हमारी सुरक्षा को लेकर बातचीत नहीं होती है तो आखिर ऐसे समिट्स का फायदा क्या है? आलोक जी, क्योंकि सर ये देख रहे हैं कि अगर एससीओ समिट में पहुंचकर भारत की बात को नहीं समझा जाता है और यहाँ पर रक्षा मंत्री साइन करने से मना करते हैं, तो हम ये माने कि आने वाले दिनों में इसका क्या महत्व रह जाएगा? अगर भारत की बात नहीं सुनी जाएगी, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि हम आतंकवाद से किस तरह से ग्रसित हो चुके हैं और उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और अभी हाल फिलहाल की कितनी बड़ी घटना पहलगाम मामले को लेकर जो जानकारी दे रहे थे रक्षा मंत्री, उनको भी किसी तरह से कंसिडर नहीं किया गया और कोई उल्लेख नहीं किया गया इस डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि इस तरह के समिट्स की आवश्यकता क्या है और क्या इसका भविष्य रहेगा?
नीतू जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के हैं, ये तो अभी नया है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन और तो बहुत पुराने पुराने ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी प्रासंगिकता कितनी थी जब ये लड़ाइयां लड़ी जा रही थी? ये क्या किसी ने देखा नहीं कि उनकी कितनी प्रासंगिकता थी? एक ने भी कोई शब्द बोला और एक ने भी कुछ, किसी ने उसकी सिफारिश की या पूछा कि भाई आपका क्या रुख है, इसमें मध्यस्थता कीजिए, ये लड़ाई बंद करवाइए, या आतंकवाद के खिलाफ बंद कीजिए ये सब जो हो रहा है। एक इंग्लिश में कहावत है, ट्रोजन हॉर्स। ये सब ट्रोजन हॉर्सेज हैं, शो पीस हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स में बोलने के लिए अच्छी अच्छी शब्दें हैं, बट इनकी प्रासंगिकता नहीं है। और हिंदुस्तान ने, भारत ने पूरे वर्ल्ड के 36 देशों में अपने 6 डेलीगेशन भेज के जी, और वेल रिसीव्ड डेलीगेशन, पाकिस्तान की डेलीगेशन वाज नॉट रिसीव्ड वेल रिसीव्ड इन ऑल द कंट्रीज। लेकिन हमारे जो गए थे 6 विभिन्न दलों के लीडर्स, जो उसके लीडर बन के गए थे, नीतू जी, जहां जहां गए थे सभी देशों ने वेल रिसीव किया, अच्छी तरीके से हमारी बात को सुनी और सहमति दी। आप जो ये मुहिम छेड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, वो बहुत अच्छा मुहिम है, हम इसमें आपके साथ खड़े हैं। देखिए, आतंकवाद एक ऐसा जहर है, किसी भी देश को अगर ये लग जाएगा तो उस देश में सिर्फ तबाही और बर्बादी ही होगी और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं जी। अंतो गत्वा वसुदेव कुटुंबकम के ही थ्योरी पर आना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड में पीस फ्रेटर्निटी बनी रहेगी। अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन डे बाय डे। बिल्कुल। और यहाँ पर संदीप सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अपने निजी हित है वो सर्वोपरि हैं, चाहे आप अब किसी भी वैश्विक मंच की बात कर ले, एससीओ समिट हो, यूएन हो, हमने देखा जिस तरह से आलोक जी भी बता रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जो पर्पस इनका होना चाहिए वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही कुछ हम एससीओ समिट को लेकर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से आतंकवाद को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए थी। और चाइना, क्योंकि ये देखिए हिडन तरीके से तो सपोर्ट कर ही रहा था पाकिस्तान को चाइना, लेकिन फिर खुलकर भी सामने आया कि जो भी कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो पाकिस्तान का समर्थन हम करते हैं। तो ऐसे में इन देशों से क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है, जो समिट्स करते हैं, एससीओ समिट जो हो रहा है, इसमें आपकी सोच आखिर कैसी रहेगी? क्या आप सिर्फ ये दिखावे का समिट कर रहे हैं या वाकई आप मानते हैं कि ऐसे मुद्दे हैं और शांति बरकरार रखने में किसी भी देश में इन मुद्दों पर काम होना चाहिए? खासतौर से आतंकवाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा है आतंकवाद, और ऐसे में इसको लेकर कोई ना कोई रणनीति बननी चाहिए। जब इतने बड़े समिट्स यहाँ पर होते हैं तो मुद्दा तो यही होता है किस तरह से रक्षा को लेकर चर्चा की जाए, कैसे किसी भी देश के हितों को लेकर यहाँ पर बात की जाए, और शायद ऐसा होता हो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नीतू जी, एक बात मैं कहूँ, जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने डेलीगेशन विदेशों में भेजने का निर्णय लिया, तो आपको एक बार लगा होगा कि आखिर नई चीज क्यों हो रही है कि युद्ध सीज फायर एक तरह से हुआ और उसके बाद डेलीगेशन विदेशों में जा रहा है हर देशों में। प्रधानमंत्री जी का यह पता था, ये एक्सेप्टेंस था कि आज की तारीख में जितने भी ये संगठन हैं एक फोटो सेशन के स्थान के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कश्मीर की लड़ाई पिछले 70-75 साल से लड़ रहे हैं, और कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, देश आपके लिए नहीं लड़ता है। और जब कोई बात आती है दो देशों के बीच में, तो वहां पर 1-to-1 रिलेशनशिप जो होती है वही मैं करता है आपकी एम्बेसी ने उस देश के लोगों के साथ, और आपके यहाँ जो एम्बेसी है उनके बीच किस तरह का संबंध है, उसी पे दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। चाहे यूक्रेन से भारतीयों को निकालना हो, चाहे इजराइल या ईरान से हमारे भारतीयों को निकालना हो युद्धग्रस्त जगह पे, तो यहाँ पर यूएन जैसे संगठन या किसी भी संगठन की बात मैं कर रहा हूँ, यह सारे सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के एक स्थान है। और एक तरह से कहें कि जो उसमें जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उतनी ही उसकी मनमानी चलती है, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। आर्थिक रूप से जो जितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, आखिर आप देखिए आईएमएफ का कोई निर्णय आखिर अमेरिका को नाराज करके क्यों नहीं होता है? यह आईएमएफ का निर्णय सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहें कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को बेस मिलेगा, पाकिस्तान को उपयोग किया जा सकेगा, इसीलिए था। और कोई था जिसके चलते आईएमएफ ने जो है उसको आर्थिक सहायता पहुंचाई जो है। तो हमारी सरकार ने इस बात को मान लिया है कि सारे संगठन
हैं तो देखने में सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वन जो रिलेशनशिप हमारे राजनयिक डेवलप करते हैं, जो हमारे देश के लोग करते हैं, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो हमारी डायस्पोरा है उस देश के अंदर, वह बहुत रोल अदा करती है और वही चीज जो है काम आती है। अगर मुद्दों पर ये संस्थाएं बात नहीं करती हैं, एससीओ समिट्स होते हैं, तरह तरह के समिट्स हम देख रहे हैं, लेकिन इनके फायदे क्या हैं? अगर यहाँ पर हम अपनी बात को रख रहे हैं और उसके बाद वो बात नहीं मानी जा रही है, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो समिट्स हो रहे हैं या तो उनमें कटौती हो जाएगी, या फिर भारत का रुख ये भी हो सकता है कि अगली बार वो इस तरह के समिट को ज्वाइन ही ना करे। कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं? ये तो देखिए, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के संगठनों का कुछ औचित्य है। वो क्या है? देखिए, इस प्रकार के संगठनों में जाकर के, खास करके जैसे आप संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वहां पर वो शांति स्थापना करना एक लक्ष्य है। उसके अलावा बहुत लक्ष्य ऐसे हैं जिनको कि वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अफ्रीकी देशों में जहां पर उनकी पीस कीपिंग फोर्सेस लगी हुई हैं, वहां पर वो किस प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को क्या कर रहा है, यूनिसेफ क्या कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इन संगठनों की उपयोगिता है, लेकिन अब देखिए, एससीओ का पहला उद्देश्य, मैं आपको बता रहा हूं, पहला उद्देश्य एससीओ का ये कहता है कि सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना। अगर आप सदस्य देशों के बात को समझेंगे नहीं, इतना बड़ा हो चुका यहां पर भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको आप इस बारे में भी नहीं मानेंगे कि उसको इसमें शामिल भी किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार के जो लॉपसाइडेड, जो कि अपने पर्सनल एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए संगठन है। आफ्टर ऑल ये एससीओ है क्या? एससीओ संगठन पहले S5 बना था 2001 में, और S5 क्या था कि जो चीन के चारों तरफ जो रूस से फ्री होकर के देश आए हैं, अजरबैजान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये वो सब मिला करके वो और चाइना एक देश बन, एक संगठन तैयार करेंगे। उसके बाद 2017 में हम लोग आए हैं, तो ये उसको बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य उस समय तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि आप बराबरी और सत्य के बेसिस पे, करेक्टनेस, फैक्टों के बेसिस पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है इसका कोई औचित्य नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए, इस प्रकार के जो संगठन हैं, खास करके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, उनको, उनकी उपयोगिता तब होगी जब इनके अंदर कोई परिवर्तन, इनको स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है, खास करके यूनाइटेड नेशंस में। जब तक आप उसके अंदर सुधार नहीं करेंगे उसमें, ये यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में, आज से 70-80 साल पहले बनाया गया था, उसका उस समय हालात कुछ और थे, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। कुछ देशों के ऊपर एटम बम गिर चुका था तो वो वैसे ही नॉन एग्जिस्टेंट थे, जर्मनी जैसे देश भी कुछ नहीं थे। तो मेरा ये मानना है कि वो उस समय की चीजें अलग थी, सर्कमस्टांसेस अलग थे। आज सर्कमस्टांसेस ये तो चेंज हो चुके हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ ये है कि इसको सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं इस प्रकार के संगठनों का, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, जहां तक एससीओ का है, वो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, ना कि एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा भविष्य उज्जवल है। ये आपस में ही वो 4-5 देश आपस में खिचड़ी पकाते रहेंगे। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। भारतवर्ष ने G20 एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली ग्रुपिंग है। उस G20 का जो जॉइंट कम्युनिकेशन है, किस समय, जब यूक्रेन और रशिया की पूरी तरह से लड़ाई चरम पर थी, वो चल रही थी, और उस समय हमने एक जॉइंट कम्युनिकेशन इसका निकलवाया, और बिना किसी उसके समिट खत्म होने से एक दिन पहले उसको निकाला गया, क्योंकि वो लॉजिक के ऊपर आधारित था और उन कई चीजों के ऊपर आधारित था, जिसकी वजह से और जिस प्रकार के मैसेजेस हमने दिए। तो ये एक स्टेट्समैनशिप है। जब आप अपने देश का एजेंडा इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ की तरफ से चलाना चाहते हो, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। जब हमने अपने देश का एजेंडा नहीं चलाया और हमने पूरे सर्कमस्टेंसेस को करते हुए, बिना अमेंडमेंट के, बिना कॉमा हटाए हुए, पूरे 20 देशों में, जिसमें चीन भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, सब शामिल है,
उन लोगों ने इस पे दस्तखत किए, तो ये होती है स्टेट्समैनशिप। ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, तो बिल्कुल। जब तक तो माथुर सर, आपको ये लगता है कि ये जो सारे यूनियंस बने हुए हैं, एससीओ समिट्स बने हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ एजेंडा भी चलाया जाता है? खासतौर से अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है, तो यहाँ पर ये अपने हिसाब से ही थोड़ा काम करते होंगे। इस समय एजेंडा चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चीन भी, आप ये थोड़ा सा हम इससे अलग जा रहा हूं मैं, चीन समझ चुका है। देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका के घुटनों में जाकर के बैठ गया है, उससे चीन के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं टकराव में आएंगे, और आप देखिएगा कि चीन पाकिस्तान को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करता है। आज की परिस्थिति में एससीओ में चीन और पाकिस्तान का साथ होना उनके लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने में और उसको साथ रखने में कहीं ना कहीं उनको लाभदायक नजर आ रहा है। लेकिन चीन जो है वो इतना अंधा नहीं है कि उसको ये दिखाई ना दे कि किस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका की शरण में गया, किस प्रकार से उनके जो मौलाना मुनीर हैं उनको 6 दिन वहां पर नजरबंद करके रखा गया, और उस नजरबंदी के दौरान उनकी मदद से ईरान के ऊपर हमले हुए। तो ये सब चीजें चीन को नजर आ रही हैं, कैसे एयर स्पेस दिया गया, कैसे पोर्ट्स दिए गए, तो ये सब चीजें चीन को नजर आ रही हैं। जब उनका इंटरेस्ट आएगा तो शायद उनकी वो बात बदली होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम तथ्यों पे, लॉजिक पे, करेक्टनेस पे और विश्व की आवश्यकता के बेसिस पे इन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाएंगे, तब तक इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई औचित्य नहीं है। इनमें संभावना तभी होगी जब आप इसका सुधार करेंगे और इसको बिल्कुल, ये सुधार बहुत जरूरी है क्योंकि अब इनका वाकई कोई औचित्य नहीं रह गया है आलोक सर, और ऐसे में ये समझना भी बहुत जरूरी होगा कि आने वाले दिनों में भारत किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना रुख रखेगा। क्योंकि अगर हम एससीओ समिट की बात करते हैं और अगर आज यहाँ पर सीधे तौर पर रक्षा मंत्री इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना करते हैं, तो हमने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भविष्य में अगर इस तरह के समिट्स होंगे तो फिर क्या भारत का नजरिया रह सकता है? क्या वाकई हम फिर से इस तरह के समिट्स को ज्वाइन करेंगे जहां पर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है? देखिए गीतू जी, मेजर जनरल साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कह दिया जो मैंने पहले कहा था कि ये ट्रोजन हॉर्सेस हैं। तो इन्होंने कहा स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब आमूलचूल परिवर्तन, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट नहीं, और उससे ये परे है। तो ठीक कहा संदीप मिश्रा जी ने कि फोटो खिंचाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन खाओ और घूम के चले आओ, और हुआ कुछ नहीं। इट्स लाइक अ पार्टी एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द बिग पीपल। और आप जैसे पत्रकारों के लिए फोटो लेने की जगह है, होड़ लगी रहती है कि किसकी फोटो खींचे, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, इससे कुछ मैसेज नहीं जाता, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये सही है कि आज के दिनों में जिस तरीके की सारी चीजें हुई है, अमेरिका ने अपनी दादागिरी सिद्ध कर दी कि हाँ, अगर विश्व में कोई दादा नाम का कोई है तो वो मैं हूं। और उसने हर को इस्तेमाल किया अपने जैसे काम के लिए जी। देखा आपने किस तरीके से मुनीर को उसने इतनी तरजीह दी। Was he the prime minister of that country? Was he the president of that country? His statement was, "I am honored to meet him." अरे वो कौन सी चीज है वो जो you are feeling honored to meet him? और उसने चमचागिरी में कह दिया कि give Nobel Peace Prize to, he should get the Nobel Peace Prize। जो अपनी पूरे विश्व में युद्ध करवा रहा है उसको नोबेल पीस प्राइज। आंख का अंधा नाम नयन सुख। अरे आप युद्ध करवा रहे हैं और आप ही को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए, कितनी हास्यास्पद बात है। चमचागिरी की भी कोई लेवल होनी चाहिए। ऐसे मत फिसलो कि बिल्कुल ही पता ही नहीं लगे कहां फिसल गए। और सही किया राजनाथ जी ने, सही किया भारत ने, अपना स्टैंड क्लियर किया और उस पर साइन नहीं किया। एटलीस्ट वी आर एबल टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड। बिल्कुल, हम इन मुद्दों पर सहमति नहीं करेंगे। नो टॉलरेंस हमारी नीति है। और आज से जरूरी भी है, इतना सेटिस्फैक्शन लेके वो लौटेंगे कि हमने अपना मैसेज दे दिया। जी बिल्कुल। और आज जो विश्व में हालात बने हुए सर, जरूरी भी है। हम देख रहे हैं किस तरह से जो एक पावरफुल देश है वो दूसरे ऐसे देश को जब दबाने की कोशिश कर रहा है जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है।
कल को ये बात भारत के लिए ना हो जाए, तो कम से कम हमें ये संदेश देना होगा, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने फैसले लेंगे, हमें जो सही लगता है वो करेंगे, जो गलत है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। संदीप जी, कितने आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि भारत ने बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है, और शायद मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी समिट में अगर कोई भी सहयोगी देश है तो वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दे। इतना प्रेशर रहता है इस तरह के समिट्स में या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी देश होते हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया और ये पूरे विश्व के लिए संदेश है। देखिए, पहली बात तो मैं यह कहूं कि राजनाथ जी का ओहदा जो है नेक्स्ट टू पीएम है, वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं, और जब भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी जूनियर मंत्री को नहीं या किसी जूनियर अधिकारी को नहीं, बल्कि हम अपने रक्षा मंत्री को चाइना जैसे देश में भेज रहे हैं, तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम 1-to-1 रिलेशन के लिए अपने डेलीगेट्स तो भेजते हैं युद्ध अटैक करने के बाद पाकिस्तान के, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और भारत अपनी बात कहेगा। यह इन संस्थाओं पर निर्भर करता है, उसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि स्वीकार करती हैं तो उनकी रेलिवेंसी समाज में बढ़ती है और विश्व में स्वीकार्यता बढ़ती है। अन्यथा भारत ने राजनाथ सिंह जी को वहां भेज करके यह स्पष्ट किया कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, मुंह छुपाने वाला काम भारत नहीं करता, भारत अपनी बात दबंगई के साथ, मजबूती के साथ हर मंच पर रखता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक ऐड करूं जो चल रही है कि पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वह दो पिताओं, मतलब कहते हैं दो बाप जिसके हो जाते हैं, दो फादर जिसके हो जाते हैं। चाइना के लाख पीठ ठोकने के बावजूद अमेरिका की शरण में गिर जाना मुनीर का बताता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच भी कहीं ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। इस बात पर चर्चा नहीं हुई हम लोगों की, लेकिन इस तरह से मुनीर ने जा करके अपनी टोपी वहां पे उतार दी, अपनी पगड़ी वहां पे ट्रंप साहब के पैरों में, इसने चाइना का सम्मान गिराया है। आप एक चीज समझिए, जब इजराइल अटैक करता है दमदारी के साथ तो लोग ये मानते हैं कि अमेरिका कर रहा है, अमेरिका का सम्मान बढ़ रहा है वहां पर। लेकिन जब पाकिस्तान जैसा पिट्ठू देश जो है, जब पाकिस्तान अमेरिका में जाकर के सरेंडर करता है तो यह कहीं न कहीं चाइना की इज्जत को दांव पे लगाता है कि चाइना आज एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है जो सपोर्ट होने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका की चरणों में जो है अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहा है। अपने देश का उपयोग ऐसे देश के ऊपर अटैक करने के लिए कर रहा है जिसके खिलाफ कहीं न कहीं चाइना ने उसको हमेशा से सपोर्ट किया है। तो इन सब बातों से चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कहीं न कहीं जो भारत के तरफ नजदीकी बढ़ी है चाइना की, कि चाइना नहीं चाहता कि हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला जो है भारत से ट्रेड पे पड़े। इसीलिए उसने जो है राजनाथ जी का देखिए सम्मान पूरा किया है, सम्मान में कोई कमी नहीं रही है। और हो सकता है अभी आप बिजनेस लेवल पे भी देखेंगे बहुत सारे डेलीगेशन आए जाए, लेकिन जहां तक राजनाथ जी का उस पर साइन न करना है, स्पष्ट है कि भाई ट्रेड अपनी जगह है और हमारा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे देश का स्वाभिमान अपनी जगह पे है। तो जहां स्वाभिमान की बात है वहां नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेड की कोई बात आएगी तो हमारे ट्रेड के जो मंत्री होंगे उसे देखेंगे। यहां पर मेरा करना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, तो डाउनलोड करें इंडिया डेली 24/7 ऐप। इंडिया डेली लाइव देखिए फायर टीवी, जियो टीवी, एंड्रॉइड टीवी, गूगल टीवी, फेसबुक और यूट्यूब पर। अगर चाहिए सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे फास्ट कंटेंट, लॉग ऑन कीजिए www.biglive.com, जिसे सिर्फ एक महीने में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है। तो अभी लॉग ऑन करें www.biglive.com। बिग लाइव, फ्यूल योर लाइफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर का सुपर हब बनेगा, जो दुनिया के सामने नए भारत की मजबूत तस्वीर पेश करेगा। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा, जिसमें हर महीने 3.5 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। ये देश का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर है। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। योगी सरकार के इस बड़े कदम से
करीब 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, सर्विस इंडस्ट्री, पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। इसके लिए 2 दिग्गज कंपनियां 3,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं, जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी। और जिस तरह से लगातार अब भारत अपना स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है और आतंकवाद को लेकर ये पूरी तरह से साफ कर दिया है भारत ने एससीओ समिट में, जब यहाँ पर रक्षा मंत्री इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बहुत साफ क्लियर मैसेज है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी लगातार बना हुआ है और चर्चा आज हम इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। माथुर सर, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के बीच जो बहुत गहरी दोस्ती थी वो मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद थोड़ी सी उसमें हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं तल्खी ज़रूर आई होगी। और वजह ये भी है क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बलूचिस्तान की उस जगह पर जहाँ पर कहा जाता है कि एक ट्रेड के लिए बेहतरीन जगह है। मिनरल ओर जो है वहाँ का वो कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रंप की नज़रों में बना हुआ है और अमेरिका वहाँ जाकर इन्वेस्ट करना चाहता है। और ये भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए गीतू, मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका और पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए एक जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक जो उनकी जो लोकेशन है वो इस प्रकार की है कि वहां पर अगर आप अपना प्रभुत्व बनाएंगे तो आप चीन को, रूस को और आने वाले समय में भारत को वहां से बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की आवश्यकता है अमेरिका को। और जब जिस रिचनेस की और रेयर अर्थ मिनरल्स की और गोल्ड माइंस की और इनकी हम बात कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से अमेरिका और चाइना दोनों के इंटरेस्ट को क्लैश कराएगा। लेकिन अभी जो मुनीर साहब गए थे वहां पे, देखिए मैं बताता हूं गीतू, पहले कई दफा कह चुका हूं, किसी भी सेना का प्रमुख 6 दिन जाकर के एक ही होटल के एक ही कमरे में और एक ही स्थान पर नहीं रहता। उनका अपना चीफ नहीं रहेगा 6 दिन के कहीं जाकर के, कोई मतलब नहीं है। वो उनको वहां पर सम्मन किया गया था और उनको वहां पर वर्चुअल हाउस अरेस्ट में रखा था और उनको इस बात का यकीन करवाया था। 3, 4, 5 चीजें मैं गिना सकता हूं, वो हमारे विषय से अलग है, लेकिन ये बात निश्चित है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान की एयर स्पेस का, पाकिस्तान की सी स्पेस का, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस का प्रयोग किया है, ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाने वाला है। उनको 3-4 जगह से इस बात का नुकसान होगा। उनको इस्लामिक वर्ल्ड से फटकार पड़ने वाली है, ये आप देखिएगा। उनकी अपनी आवाम उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। चीन का जब इंटरेस्ट अमेरिका के साथ क्लैश होगा बलूचिस्तान वाले इलाके में, तब वहां पर आप देखिएगा किस प्रकार से पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आएगा। और आज भी जो पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, PAJK हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक सिचुएशन में आता चला जा रहा है। और चाइना जो है वो बहुत जबरदस्त चालाक देश है। इसको पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है। इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा है वो चाइना पाकिस्तान का, और कब तक करना है और कब उस इस्तेमाल को अमेरिका के खिलाफ उसको काउंटर करने में उसको लाने की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो बांग्लादेश से म्यांमार में कॉरिडोर बनवाने की बात कर रहा है या मणिपुर में वो जो करवा रहा है वो करवा रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कुछ शक ना होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो वो कर रहा है उनके बिल्कुल आइडियाज क्लियर हैं। वो चाइना को एक बहुत बड़ी एडवर्सरी के तौर पर देखते हैं और उसको किसी प्रकार से उनको बैलेंस आउट करना है। तो ये तमाम एक्शंस उसके लिए हो रहे हैं। एक और मैं बात बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं जो वहां गए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ये जो आज का जो विश्व है वो यूनिपोलर नहीं है एनीमोर, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
इसका जो प्रबंधन है, इसका जो मैनेजमेंट है, जो विश्व की शांति और विश्व में और तरह की चीजें, उसका प्रबंधन अकेले नहीं कर सकता, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये क्लियर मैसेज है जो कि अमेरिका की तरफ गया है, बिल्कुल साफ बता दिया गया है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो ईरान का क्या कर पाए, अमेरिका क्या कर लिया वो। तो ये बात समझने की है कि ना तो चीन, ना अमेरिका, ना कोई और शक्ति अकेले इस प्रकार के सहयोग का, इस प्रकार के संवाद का, इस प्रकार के रिलेशनशिप का, कोऑर्डिनेशन का प्रबंधन नहीं कर सकता। वो समय चला गया। और अब जब आप बहुपक्षीय विश्व की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पक्ष उभर करके सामने आया है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो, सब इस बात को समझते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना के जो एक्शंस हैं वो भी भारत की ओर डायरेक्शन दिखाते हैं, अमेरिका के तमाम एक्शंस भारत की ओर डायरेक्शन दिखाते हैं। अमेरिका प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर और भारत के दोनों तरफ किसी न किसी प्रकार की अस्थिरता को ला करके उसको बढ़ाया जाए, ताकि भारत को काउंटर करा जा सके। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि भारत तेजी से अपने मकसद की तरफ अग्रसर है, और आने वाला समय दिखाएगा कि भारत किस प्रकार से एक बहुत बड़ा संपन्न राष्ट्र बनता है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है। अगर उनको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आने वाला समय आपको बता देगा। मुझे आई विश वील डू अ डिस्कशन ऑन दैट वंस दिस थिंग हैपेंस। बिल्कुल आलोक जी, और यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं भारत की विश्वसनीयता की बात करूं तो खैर भारत ने जो अपनी एक छवि बनाई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो बहुत बेहतरीन है, और हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, चाहे व्यापारिक तौर पर हो, अगर कुछ देशों को छोड़ दे जिसमें कि चीन हो गया, बांग्लादेश हो गए, और चाहे ये पाकिस्तान हो गया, लेकिन बाकी जो सभी देश हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी कूटनीति है कुछ इस तरह से है कि अब हर कोई देश हमारा सहयोग करना चाहता है। लेकिन ऐसे में जब ये पूरा प्रकरण हुआ है, एससीओ समिट के बाद जब बाहर जाएगी, वैश्विक मंच पर जब ये सब बातें जाएंगी कि भारत ने यहाँ पर आतंकवाद को लेकर देखिए कितनी दृढ़ता दिखाई है, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया, घोषणा पत्र दिया गया एससीओ समिट में, उस पर साइन करने से मना कर दिया भारत ने, तो उसके बाद भारत की छवि वैश्विक मंच पर क्या रहेगी, इसे आप कैसे देखते हैं और उसका फायदा कितना भारत को होगा? देखिए गीतू जी, वैश्विक मंच पर आज ही नहीं, बहुत दिन पूर्व से हमारा स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद से समृद्धि नहीं आ सकती किसी भी देश में। आतंकवाद, उग्रवाद से कहीं भी आप पीस की बात नहीं कर सकते। तो यह संदेश यहां से भी एक बार फिर निकलेगा कि इंडिया स्टैंड वेरी क्लियर ऑन टेररिज्म, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो ये हमारा मैसेज पहले भी था, बिल्कुल आज भी यहां से निकलेगा और दृढ़ता से निकलेगा। लेकिन एक बात जो मैं बता दूं आपको कि अब किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। ये जो कुछ दिनों की लड़ाइयां मैंने देखी हैं, मैं किसी को अब छोटा नहीं मानता हूं। अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई, मेजर जनरल साहब शायद एग्री करेंगे, वो दशकों तक चला, एंड देयर वर बिग पावर्स इन्वॉल्वड इन इट। छोटे लोग नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके, और अंतोगत्वा वहां तालिबान ही एस्टेब्लिश हो गया जिसको वो उखाड़ना चाह रहे थे। हमने जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, संदीप मिश्रा जी एग्री करेंगे ना, छोटा सा रेस है रशिया, इसको तो 5 दिन में पीट के तबाह कर देगा रशिया। जी बिल्कुल, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। इजराइल हमास को भी ले लीजिए सर इसी कड़ी में, और किस तरह से वहां पर भी, वहां पर किस तरह से बिगेस्ट मिलिट्री पावर जी ओनली नेक्स्ट। बिल्कुल, और अगर संदीप सर यहाँ पर ईरान और इजराइल की मध्यस्थता नहीं होती तो लगता है कि जो पूरा विश्व है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता, एक दूसरे को सपोर्ट करते और इस युद्ध का कोई अंत नहीं होता है। ऐसे में यहाँ पर अपनी बात रखनी बहुत जरूरी होती है कि हम क्या चाहते हैं। कोई भी देश छोटा नहीं है, अगर ये गलती विश्व का कोई भी देश कर रहा है आज के हालातों में तो बिल्कुल गलत है, और एक तरह से सहयोग करके ही सभी देशों को आगे बढ़ना होगा। संदीप सर। गीतू जी देखिए, एक बात मैं कहूं, मैं आलोक जी की बात कहूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के संदेश हम पहले भी देते रहे हैं, अब हम एक्शन भी करते हैं। अंतर यह आ गया है हमारे अब में, क्योंकि हम तो यूएन में पिछले 75 साल से कहते आए हैं ये होना चाहिए, आतंकवाद की होनी चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं होना चाहिए और मार खा के चुपचाप पड़े रहते हैं तो आपको वो सम्मान नहीं मिलता। लेकिन खींच के
थप्पड़ मारते हैं तो फिर आपकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। चाहिए ही नहीं होता, यहाँ करना भी शुरू कर दिया इन्होंने। तो भारत आज जब इस तरह से पहलगाम का जवाब दिया है, उसके बाद से भारत के सम्मान में और भारत की बातों में भी अब दुनिया को दम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आज भारत ने जो स्टैंड लिया है वो पूरे विश्व को ये बता रहा है कि हम आतंकवाद को किस तरह से देखते हैं और बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में लिया जाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।